आज की वीडियो का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको हर हाल में इस लॉ को हमेशा जानना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी फेस करने जा रहे हैं, 12th ऑलरेडी पास आउट है, हो सकता है बिना एग्जाम दिए आपने पास किया है, डजंट मैटर, लेकिन तब भी आपको कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह जरूर से जानना चाहिए। और इस लॉ को अगर हम लोग देखें तो कुछ चुटकी भर का समय अगर आपको देना है, और बस चुटकी भर के समय में जो है आप इसे याद करेंगे और याद करने के बाद जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। आपको करना क्या है, अगर आप कोई भी एक्सप्रेशंस को पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, चाहे वह कितना भी लंबा हो, अगर आपने टेक्निकली पढ़ी है तो एक कप ऑफ टी को खत्म होने में जब आप पी रहे हो तो जितना समय लगता है उससे कम समय में वो एक्सप्रेशन जो है आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स कि आपकी पढ़ने की टेक्निक में थोड़ा सा खामी है। तो आपको आज जो है हम लोग उस टेक्निक, जिस टेक्निक की बात हम कर रहे हैं उस टेक्निक को भी हम लोग साथ साथ जानेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे पहले जो है इसका स्टेटमेंट हम लोगों को देखना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, राइट। हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इसको दूसरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको उसको याद करने की, उसको पढ़ने की जरूरत जो है वो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं स्टेटमेंट बताऊंगा आराम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो तरह के चार्जेस होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। साथ में हमने ये कैरेक्टर भी देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, और तब के केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो उठना चाहिए, आपके मन में एक सवाल तो जरूर से उठना चाहिए कि अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स तो होगा ना, कितना फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे या कितना फोर्स से एक दूसरे को अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो कितना फोर्स होगा, ये तो होना चाहिए। तो यही चीजें जो हैं हम लोगों को कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता चलती है कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अगर दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट जो है वह क्या है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges, two stationary point charges, सपोज करिए ये Q1 और Q2 है, तो इस पर इसकी वजह से, तो इस पर इसकी वजह से कितना फोर्स होगा ये एक्चुअली हम लोग यहां पर देखेंगे। तो मान लिया जाए F12 अगर हम लोग लिखें तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यहां पे देख लें कि दोनों के दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने का काम करेंगे। तो Q1 को रिपेल करेगा कौन, Q2, Q2 को रिपेल कौन करेगा, Q1। तो यहां पर इस डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो उसको हम लोग लिखेंगे F21। And these two charges are separated by a linear distance r apart। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वह हम लोगों का क्या है, r है। स्टेटमेंट हम लोग क्या देख रहे थे, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges is directly proportional to the product of their charges. That is F directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of the linear distance between these two stationary point charges. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। तो अब ये जो स्टेटमेंट है हो सकता है सुनने में आपको बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन ये है नहीं। जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट को जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको बोलना है।
आप अगर ऐसे लिख दें कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डजंट मैटर। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं याद कर पा रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमने कहा स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। नहीं याद आ रहा है, नहीं लिख पा रहे, डोंट वरी, आपको F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यही तो लिखना है ना। आप लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दैट्स इट। सो पहला जो लॉ है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, दूसरा जो है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो हम लोग हमेशा वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, यहां पर भी देंगे, और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K होगा इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वेयर अगर हम लोग कहें कि ये K क्या है, तो वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी depending upon the medium present between two electric charges। तो ये दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट होता है उस मीडियम पे इस K का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन शुरू हो गया। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, या फिर और भी सारे फोर्सेस जो हैं वो कंपैरेटिव जो है आपसे पूछा जाएगा कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मासेस की वजह से होता है, तो वो मास पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच का जो सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जो कि दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में हो रहा है, वह इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट होगा उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर एयर मीडियम है तो फोर्स अलग, वाटर मीडियम है तो अलग, ग्लास है तो अलग, यानी कि मीडियम टू मीडियम ये फोर्स वैरी करेगा। कैसे करेगा, कितना करेगा, ये हम लोग देखेंगे। जस्ट अब यहां पे देखिए हियर के क्या होगा, K का वैल्यू जो है वह क्या होगा, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप जो यहां पे देख रहे हो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। क्या है एप्सिलॉन, तो दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो है वो क्या है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। वेयर अगर हम लोग देखें तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, तो एब्सोल्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है आपसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं है ना, इसका एक और यूनिट होता है फैराड पर मीटर, राइट। तो यहां पे अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ये SI यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या समटाइम्स हम लोग फैराड पर मीटर भी लिखते हैं एज अ SI यूनिट। अब यहां पे देखिए ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, तो रिलेटिव
इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसी एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है वो मीडियम टू मीडियम जो है वो वेरी करता है। ग्लास में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 8 तो वाटर में 80 होता है, राइट? तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से ये पूरा का पूरा फोर्स को चेंज कर देगा। किस तरह से करेगा? स्टे वेट एंड वॉच। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो गया। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो गया, तो के का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखेंगे। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। Hence equation 1 becomes, अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? तो आप देखिए k का वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन हुआ, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हुआ। अब यहाँ पर k का वैल्यू जो है इस एप्सिलॉन के जगह में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रख देने से k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जा रहा है, राइट? अब इस k का वैल्यू जो है अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हम लोगों का फाइनल वैल्यू जो है वो मिलने जा रहा है। और वह आप देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F का वैल्यू क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समटाइम्स आप कह सकते हो कि इसकी जरूरत क्या है? अगर आप डायरेक्ट लिख देते k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर तो क्या प्रॉब्लम होता? तब क्या होता कि यहां से जो क्वेश्चन एराइज करता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वह बाउंस कर जाता, तब आपको डर करना पड़ता। क्रिकेट में क्या होता है कि जब बॉल आपको समझ में नहीं आती है, बाउंसर बहुत तगड़ा होता है, फेस पे होता है, तब डर करता। आपको ये डर करना पड़ता, लेकिन डर करने से काम चलेगा नहीं, दूसरे उसी बॉल को सिक्सर उड़ाएंगे ना। दैट्स व्हाई यहां पे देखिए, ठीक है, आपसे सिंपल सा सवाल पूछता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू समटाइम्स लिख देगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर, तो है वही चीज, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसी को बिगाड़ के दिया हुआ रहेगा, इसमें कुछ दूसरी चीजें जो हैं, ठीक है, एडजस्ट की रहेंगी। आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर किसमें आता है, और उसी ऑप्शन को जो है आपको चूज करना पड़ता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने घेर दिया ना। अब आपको हर हाल में ये फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप हर हाल में याद करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके इसी से सॉल्व आउट हो जाएंगे, राइट? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कहें फॉर ईयर और वैक्यूम, है ना, फॉर ईयर और वैक्यूम, अगर हम लोग ईयर और वैक्यूम की बात करते हैं तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3, राइट? ये पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आप देख रहे हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वह होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दैट्स व्हाई हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस दिए हुए हैं, R का वैल्यू मालूम है, या R जो है किसी तरह से चेंज कर रहा है ना, और फोर्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब देखिए जो स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको आपने किस तरह से याद करना है, किस तरह से याद करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप फॉर्मूला याद रखे हुए हैं तो स्टेटमेंट जो है आपकी हो जाएगी, पूरा एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। आप देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज
directly proportional to the product of their charges, and number 2 inversely proportional to a square of the linear distance between these two stationary charges. That is F directly proportional to Q1 Q2, F inversely proportional to R square. तो स्टेटमेंट इसी फॉर्मूले से याद हो जाएगा। अब आते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की अगर एसआई यूनिट आपने बोल रखा है, ठीक है, आप उसकी एसआई यूनिट जो है, ठीक है, अगर सम टाइम्स अगर आप भूल जाते हो तब के केस में जो है आप क्या करोगे? तो आप देखो, घबराना नहीं है। अगर आप नहीं घबराते हो तो सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट होना है, हो जाएगा। आप यहां पे देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 हमने लिखा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों लिखा, कैसे लिखा? आप यहां पे देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला जो है याद है, राइट, तब क्या करेंगे आप? यहां पे ये जो इक्वेशन 3 आप देख रहे हैं, इक्वेशन 3 से आप क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा ना। अब यहां पे देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, तो हर एक ऑप्शन में मे बी दिया हुआ रहे, या फिर हो सकता है ये पावर को चेंज करे, या फिर यूनिट तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंज करेगा। लेकिन आपको जो है, ठीक है, ये देखना है कि ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं, राइट। अगर आप भूल गए ऐसा यूनिट, तब आप क्या करोगे? तो ये यहां से फॉर्मूला लिखिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। चार्ज का क्या होता है? कूलम, कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया, लिख दिया हमने कूलम स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं फोर्स है 1/f है ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन का पावर